अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत थी एहतसाब अदालत में। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के जो मेन अपील है अल-अज़ीज़िया में उनकी सज़ा मुअत्तली की, उसकी भी समाअत थी। तो पहले हम बात करते हैं आसिफ ज़रदारी की जो समाअत थी नेब कोर्ट में। वहाँ क्या हुआ, क्या क्या दिलचस्प वाक़यात पेश आए, आसिफ ज़रदारी क्यों 3 बार बेताबी से रोस्टरों पर आए और उनको जज अरशद मलिक साहब ने तीनों बार जो है वो लाजवाब किया। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज आसिफ ज़रदारी की समाअत के दौरान उनके साथ लतीफ़ खोसा साहब थे, उनके वकील हैं फारूक नायक साहब थे, शेरी रहमान साहिबा थी और फिर नय्यर बुखारी साहब थे। फरियाल तारपुर साहब का पूछा जज ने जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई कि फरियाल तारपुर साहिबा कहाँ हैं, तो बताया गया उनको कि वो कराची में है। उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए गए थे सिंध असम्बली में, तो वो कराची में इसलिए वो नहीं है। तो इसी दौरान जो है हुसैन लवाई का ख़ास तारफ़ आपको ये जहन में रखना चाहिए कि हुसैन लवाई आसिफ ज़रदारी के फ्रंट मैन थे हमेशा से, उनके बिज़नेस पार्टनर हैं। बूढ़े बुज़ुर्ग ज़रूर हैं वो, लेकिन उन्होंने हमेशा ये 2 लोग हुसैन लवाई और अनवर मजीद आसिफ ज़रदारी के फ्रंट मैन समझे जाते हैं। इनके नाम पे बेशुमार मिलें, बेशुमार आसिफ ज़रदारी का कारोबार इनके साथ था। यही वो लोग थे, इनके ही नाम पे हम हमेशा ये सुनते आए कि हुकूमतें बनती थी, इनके ही नाम पे बड़े बड़े ओहदों की तकसीम होती थी, इनके नाम पे बड़ी बड़ी ज़मीनों की तकसीम होती थी। तो पूछा गया कि हुसैन लवाई, उनके वकील ने कहा कि हुसैन लवाई को आज अदालत में यहाँ प्रोड्यूस नहीं किया गया। वो बड़े सख्त बीमार हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 80 साल से ज़ायद के हो चुके हैं वो। उनके खाने का मसला होता है, उनके पानी का मसला होता है। आज अदालत को चाहिए, नेब को चाहिए था आज अदालत में यहाँ उनको प्रोड्यूस करती। हम उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद है, हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। हमें लगता यह है कि उन पर तशद्दुद किया गया है। बड़ी बेताबी उनके वकील की नज़र आई, पता नहीं क्या कर दिया है नेब ने उनको। फिर जैसे आपने पूछा कि क्या अनवर मजीद को मुंतकिल किया, तो इतने में एकदम से आसिफ ज़रदारी जो है वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने खुद बोलना शुरू कर दिया जी कि आसिफ, जो अनवर मजीद है वो एक बूढ़े इंसान है, ये पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। 30% उनका सिर्फ दिल काम करता है, 70% उनका दिल काम छोड़ गया है। 70 साल उनकी उम्र है। नेब की आप अहलियत देखें, इस नेब ने जो है उनको इस बीमारी की हालत में अस्पताल से उठाया और एयरपोर्ट पे लेके आ गए। जब एयरपोर्ट पे उनकी सेहत बिगड़ने लगी तो उसको दोबारा उनको हॉस्पिटल में लेके चले गए। फिर जब बाप को इधर नहीं लेके आ सके तो बेटे को पकड़ लिया, बेटे को इधर लेके आ गए। ये हमारे साथ ये हो रहा है। आसिफ ज़रदारी साहब इस दौरान बैठे तो केस की थोड़ी सी समाअत आगे चली, तो इतने में आसिफ ज़रदारी एक दफ़ा फिर उठ के रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने जो है वो 3 ऐसे मुलज़म भी अदालत में प्रोड्यूस किए गए थे आज जिनके नाम पे जाली अकाउंट्स थे। उनमें ख़ासतौर पर अदनान था, उमेर एसोसिएट्स और उमेर जो था उस जिसके नाम पे उमेर एसोसिएट्स के नाम से पे कंपनी खोली गई थी, और तीसरा एक और था। ये सब वो लोग थे जिनके नाम पे जाली अकाउंट्स ऑपरेट होते थे, जिनके नाम पे जाली कंपनीज खोली गई थी। उन कंपनीज के नाम पे फिर ये अकाउंट थे, ट्रांजैक्शन जिनके नाम पे होती थी, तो ये वो मुलज़म थे, इनको हथकड़ियाँ लगाई गई थी। तो आसिफ ज़रदारी ने कहा कि जैसे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको आपने हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है अपने पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से हथकड़ियों में देखते हुए। जेल के अंदर तो ठीक है, लेकिन इनको अदालत के अंदर भी जो है हथकड़ियों में पेश किया जाता है। इन लोगों ने बड़ी एग्जीक्यूटिव जॉब्स की हैं, ये वाइट कॉलर क्राइम है। ऐसा नहीं होता कि इसमें हथकड़ियाँ लगा के लोगों को पेश किया जाए। ये हम पे कौन सा कोई ज़्यादा इल्ज़ाम है? हम पे तो सिर्फ इल्ज़ाम भी है। का इल्ज़ाम क्या है जी? इल्ज़ाम मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम जाली अकाउंट्स का है, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो हम पे एक ही इल्ज़ाम है ये। और फिर ये भी कहते हैं आसिफ ज़रदारी कि ये कौन से मुल्क दुश्मन अनासर हैं। तो जय साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की आगे से कि मुल्क दुश्मन तो नहीं, कम से कम समाज दुश्मन ज़रूर है। तो फिर जय साहब ने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाया। जब उन्होंने कहा कि मैं लाहौर में वकालत करता था तो वहाँ ऐसा हुआ कि एक मुलज़म इस तरह ही थे, लेकिन वो काफ़ी जो है वो मोटे थे। एक वो तकरीबन 3 लोगों को मिला के कोई एक उनका जिस्म इस हद तक उनका जो है वो सरापा था। तो वहाँ इस तरह की कोई मुकालमा चला तो कहा गया कि ये हम समाज दुश्मन तो नहीं है, लेकिन हम कम से कम अनाज दुश्मन ज़रूर हैं। तो फिर ज़रदारी साहब ने उनको कहा जी कि ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जज साहब ने ये कहा कि शायद लगता है ये जेल मैनुअल होगा, जेल मैनुअल के तहत इनको हथकड़ियाँ लगाई गई होंगी, शायद जेल में ऐसा होता हो या जेल कानून ऐसा कहता हो।
तो आसफ लतीफ़ खोसा साहब वहाँ फिर गोया हुए। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि ये ऐसा नहीं हो सकता, अदालत के अंदर भी जेल मैनुअल जो है ना उसका कोई अमल दखल नहीं होता। जेल के अंदर की हद तक अगर कोई मुलज़म जेल के अंदर मौजूद है तो उसको ज़रूर जेल मैनुअल को फॉलो करना चाहिए, उसको ज़रूर हथकड़ियाँ होनी चाहिए, या भी जो भी जेल के कवानीन है उसके तहत उसको ट्रीट किया जाना चाहिए उनके तहत। लेकिन आप किसी मुलज़म को अगर जेल से बाहर या ख़ास तौर पर अदालत में लेके जाते हैं तो आप उसको जो है उसको हथकड़ियाँ आप नहीं लगा सकते। तो फिर फारूक नागी साहब ने कहा कि ये एहतसाब अदालत की अपनी तौहीन, अगर यहाँ किसी मुलज़म को जो है वो हथकड़ियाँ लगा के पेश किया जाए, अगर कोई पुलिस अफसर हो उसके पास अपनी गन हो, इवन वो भी अदालत के अंदर कमरा अदालत में नहीं ला सकता, तो ये अदालत की तौहीन है। इतने में एक और वकील बोलने लगे कि उन्होंने कहा जी कि सिर्फ पाकिस्तान की सिर्फ 2 अदालतों में ऐसा होता है जिसमें नेब के किसी भी मुलज़म को हथकड़ी लगा के पेश किया जाता है। बाकी पाकिस्तान की किसी और अदालत में, कराची में, सक्खर में, लाहौर में, किसी जगह ऐसा नहीं होता। तो फिर जज साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जी कि चलें वफाक से हम एक प्रेसिडेंट तो कम से कम सेट कर देते हैं, अगर वहाँ नहीं होता तो कम से कम ऐसा यहाँ हो रहा है तो बाकी अदालतों को भी यही फॉलो करना चाहिए। अजहर तफन उन्होंने ये बात की। फिर जज साहब ने ऐसे ही पूछा एक लम्हे के लिए कि ये रेफरेंस कौन सा चल रहा है, तो नेब को चाहिए था उस पर रिस्पॉन्ड करता, नेब से ही पूछा, तो लेकिन नेब को जो लोग नेब की तरफ से आज पेश हुए एहतसाब अदालत में यकीन मानी है उनको ये भी नहीं पता था कि ये कौन सा रेफरेंस है। एक तरफ लतीफ़ खोसा साहब होते हैं, एक तरफ फारूक नाइक साहब होते हैं, और दूसरी तरफ नेब के छोटे छोटे बच्चे और मासूम लोग होते हैं। शायद उनको वो पूरी तरह से केस की तैयारी भी करके नहीं आते, वो चुप हो जाते हैं वहाँ, उनके पास बोलने के लिए भी शायद कुछ भी नहीं होता। तो आसिफ जरदारी साहब बड़े परेशान नजर आए। उन्होंने कहा जी कि ये इन लोगों को हथकड़ियाँ नहीं लगनी चाहिए, इन लोगों की वजह से बेशुमार जो है वो रोज़गार वाबस्ता है, बेशुमार जॉब्स इन लोगों के साथ वाबस्ता हैं। थोड़ी देर केस की मजीद कुछ वो चीज़ें आगे चल रही थी तो आसिफ जरदारी बैठ गए, लेकिन अचानक से एक दफ़ा फिर वो उठे और रोस्ट्रम पे आ गए। तो उन्होंने कहा जी कि अब्दुल गनी मजीद जो हैं वो बहुत सख्त बीमार हैं। इस दौरान अब्दुल गनी मजीद की वकला की तरफ से उनकी मेडिकल सहूलियात की एक दरख्वास्त दायर की गई। तो आसिफ जरदारी ने कहा जी कि अब्दुल गनी मजीद को सहूलियात मिलनी चाहिए। तो जज साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जी कि इस केस में ऐसे होता है जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है वो बीमार हो जाता है। अगर आप किसी भी एक नॉर्मल इंसान को कमरे में, अगर वो अपने आप को नॉर्मल इंसान अगर अपने आप को कमरे में बंद करता है और वो खुद कुंडी लगा कर 2 दिन भी अंदर बैठता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन जब उस इंसान को ये पता चलेगा कि ये कुंडी किसी और ने लगाई है तो उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा जी कि नहीं, ये लोग तो ऐसे नहीं है, ये तो बड़े बहादुर लोग हैं। मैं खुद जो है मैंने 13 साल से जायद जेल काटी है, मैंने कैद तन्हाई काटी है, ये वो इस तरह के डरने वाले लोग नहीं है। आपका पीएम तो जो है वो चुपकली से डर जाता है। मेरा बड़ा ईमान है, मुझ पर मौला का बड़ा कर्म है। तो ये बड़ी दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे, केस की समाअत ख़त्म हुई। आसिफ जरदारी बैठे रहे बदस्तूर, वो टाफ़ियाँ उनकी जेब में थी, तो वो अनवर मजीद के बेटे अब्दुल गनी मजीद उनके साथ बैठे हुए थे। वो फ़ोन भी उनको लोगों के आते रहे, बीच बीच में वो फ़ोन भी सुनते रहे। उन्होंने टाफ़ियाँ निकाल के उनको दी, टाफ़ी उन्होंने खाई। तो किसी ने कहा, उनके वकील में से किसी ने कहा जी कि जरदारी साहब अब चलें, केस ख़त्म हो गया है तो अब हमें जाना चाहिए। तो जरदारी साहब ने कहा जी कि क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, यहाँ बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो फिर वो जब वो 3 लोग जिनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी उनको जब अदालत से लेके जाने लगे बाहर, तो जरदारी साहब उठे, उनको सबको बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से जो है उनको थपकी दी और उनको रुखसत किया। तो फिर जरदारी साहब अदालत से बाहर निकलते हुए पूछा सहाफ़ियों ने कि आप बताएं किस की बात कर रहे हैं, कौन सा हमारा ऐसा पीएम है जो चपकली से डरता है। तो उन्होंने कहा जी कि आपके जो इमरान खान साहब जो आपके पीएम है वो चपकली से डरते हैं। अगर आप उनको जो है वो किसी कमरे में बंद कर दें और उस कमरे में चिपकली डाल दें तो आपको लग पता जाएगा कि वो कितने बहादुर इंसान हैं। फिर इस तरह यही केस ख़त्म हुआ, जरदारी साहब को वहाँ से लेके चले गए और उसके बाद हम हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जो मेन अपील थी, जो वो मेन अपील जिस पे नवाज शरीफ की सज़ा का फ़ैसला होना है, जिस पे नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। नवाज शरीफ की वकला की टीम उनकी तिबी बुनियादी पर ज़मानत की बात तो करती है, लेकिन कभी उन्होंने जो मेन अपील है उसकी तैयारी नहीं की कि एक दफ़ा तय हो जाए कि नवाज शरीफ खुद कितने पानी में है
उस केस की खुद कितनी हकीकत है, उसके अंदर कितनी जान है जिसका क्लेम किया जाता है नवाज शरीफ ख़ानदान की तरफ से। आज फिर उनके वकील की तैयारी नहीं थी, उन्होंने कहा जी कि हमें बुक तैयार करने की ख्वाजा आरस की तरफ से कहा गया कि हमें उसके लिए वक्त दिया जाए, चूँकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है इसमें, अभी हमने तैयारी नहीं की, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को हमने इसमें पढ़ना है, तो अदालत हमें वक्त दे। तो जज साहब की तरफ से उनको तकरीबन सितंबर तक इसको मुलतवी कर दिया गया, इस केस को सितंबर तक। अब ख्वाजा आरिस जो है वो इस केस को तैयार करेंगे, इसके दलाइल मुकम्मल करेंगे, तो फिर ये सितंबर के बाद अब ये केस शुरू होगा। ये वो मेन अपील है जिस पे नवाज शरीफ को सज़ा हुई है, जिसकी सज़ा नवाज शरीफ इस वक्त भुगत रहे हैं। यही कुछ आज की अहम दो जो कार्रवाइयाँ थी एहतसाब अदालत की और हाई कोर्ट की, हमारी तरफ से ये कुछ अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।